हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और हम इस चैनल पे एक नया इनिशिएटिव चला रहे हैं जिसके अंतर्गत हम यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीसैट के पीवाईक्यूज़ को कवर कर रहे हैं, जो कि 2014 से लेकर के 2023 तक के पेपर को कवर करने का टारगेट है हमारा। जिसके अंतर्गत हमने 2014 से लेकर के 2020 तक के पेपर को कम्प्लीटली कवर कर लिया है, जिसके अंतर्गत हम कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को कवर कर रहे हैं स्पेशली। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को स्पेशली कवर किया जा रहा है। उसके कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, उसके रूल्स क्या बन सकते हैं, ठीक है, कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक, तो हमने 20 तक कवर कर लिया है। 21 के भी 2 पार्ट आ चुके हैं ऑलरेडी और ये एक लास्ट पार्ट है। ठीक है, जैसा कि आप लोग सभी जानते ही होंगे कि सीसैट यूपीएससी के सीसैट में 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, तो इसमें 33% ही मार्क्स लाने होते हैं, जो कि इक्वल है आपके 66 मार्क्स के। बट इतना ही लाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो अगर आपने बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के 27 क्वेश्चन सिर्फ सही कर लिए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। बट सीसैट को निकालने का जो सबसे बेसिक और सबसे अहम फंडा है स्ट्रैटेजी। ठीक है, क्योंकि आप पूरे के पूरे 80 क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे। कोई भी नहीं कर पाया तो आप भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, और इतना समय भी नहीं होता है। तो आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी है। ठीक है, और 3 मेजर जो है ना स्ट्रेंथ पार्ट हैं यूपीएससी के जो सीसैट है उसमें। एक है मैथ्स, दूसरा है रीजनिंग और एक है कॉम्प्रिहेंशन। तो आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपका सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इन तीनों में से कौन सा है। आप उसको फाइंड आउट करें और उसको मजबूत करें। और बाकी 2 जो बचते हैं आप उनमें बस 10 क्वेश्चंस लगाने के काबिल हो जाए। ऐसे फाइंड आउट कर लें 10 क्वेश्चंस, इतना प्रिपेयर कर लें कि वो 10 क्वेश्चंस आप लगा पाए। और हर साल लगभग कॉम्प्रिहेंशन से आपको 30 क्वेश्चन से तक आ जाते हैं। ठीक है, तो 25 से 30 क्वेश्चंस हर साल कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं। मैक्सिमम 30 तक गए हुए हैं, मिनिमम 25 तक क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो यदि आप किसी भी इन तीनों सब्जेक्ट्स में से एक में 20 मार्क्स लाने की काबिलियत रखते हैं तो आप उसको और स्ट्रॉन्ग करें और बाकी रेस्ट को कम से कम 10 क्वेश्चंस करेक्ट करने की ताकत रखें। इतना तो आप प्रिपेयर करके जाएँ तो आपका जो पेपर है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो हम आपके लिए आसान करेंगे कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर तरीके से। ठीक है, तो आप इसके लिए हमारा प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हो, जिसमें आपको हाईलाइटेड पीडीएफ मिल जाएंगे जहाँ पे ट्रिक्स और तरीके लिखे होंगे। और लास्ट में एक पूरा ट्रिक्स का आपको कंपाइलेशन भी मिलेगा कि क्या कीवर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से आपको कैंसिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो खैर चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम 42 तक क्वेश्चंस कर चुके थे, तो अब हमारा आज से शुरू है। ये है पैसेज नंबर 3। ठीक है, और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूपीएससी के पहला इंस्ट्रक्शन से, जो कि है कि अगर आपका जो आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पर से जो गिवन है वो यूपीएससी के पैसेज के आधार पर ही होगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं होगा। तो ये यूपीएससी का इंस्ट्रक्शन है और आपको जहन में रखना है ये बात कि हमें इसके आधार पे, पैसेज के आधार पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। दूसरी चीज़, हम पैसेज को पढ़ने से पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे ताकि हम पहचान पाएँ कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और जिसे हम फाइंड आउट कर पाएँ पैसेज में। इसलिए हम क्वेश्चंस को पहले पढ़ेंगे, जिसमें यहाँ पे जो ये कीवर्ड्स दे रखे हैं इसका क्या मतलब है, ये चीज़ हमारे जहन में रहे। क्योंकि इसमें पूछने के लिए दायरा अलग है, लेकिन यहाँ पे जो सवाल हैं वो क्या हो सकते हैं, इसलिए हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ है कि हम बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे अगर दिया है, नीड है ऑप्शंस में। तो हम तीसरी चीज़ है कि एलिमिनेट करेंगे, किस तरीके से एलिमिनेट हो सकता है, उसके क्या क्या कीवर्ड्स हैं। ठीक है, जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं उनको ध्यान में रख के चलेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमको पैसेज को सॉल्व करने से पहले जहन में रखनी है अपने। ये नहीं कि पहले हम ट्रिक्स पे ही चले गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो चलिए हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जो दिया गया पैसेज है उसमें सर्वाधिक तर्कसंगत, ठीक है, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक सुझाव को बेहतर दर्शाता है। ठीक, तो इसमें आपको लॉजिकल
और रैशनल तरीके से क्या हो सकता है प्रैक्टिकल सुझाव। तो यहाँ पे सुझाव पूछ रहा है, ठीक है। सुझाव आप किसी को भी दोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, कुछ नेगेटिव तो होगा नहीं। तो हम ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि सुझाव है, पूछ रहा है, उसमें से हमको बेस्ट ऑप्शन निकालना है, और सुझाव दे रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, ये मान करके चलेंगे। सुझाव है, अगर ट्रिक के हिसाब से देखा जाए या आपके पास समय कम है तो आप लास्ट के कुछ लाइंस पढ़ सकते हैं जिसमें सुझावों के बारे में दिया होता है, ठीक है। पर हम यहाँ पे पूरा पैसेज पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए पैसेज पढ़ने के बाद हम वो लास्ट लाइन वाली बातें जो है यहाँ पे करके देखेंगे कि कहाँ है वो चीज़, ठीक। तो पैसेज में कह रहा है कि दिवाला और शोध अक्षमता संहिता कोड के अनुसार भारतीय बैंकों के दिवालिया मामलों का समाधान किया जाए, ठीक है। तो यहाँ दिवालिया मामलों के समाधान के बारे में बात की जा रही है। तो वो अनर्जक संपत्तियाँ यानी कि एनपीए आप समझ जाओगे कि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट स्थिति को कुछ सीमा तक नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा किए जाने वाले समाधानों की गति धीमी होने के बावजूद ये संहिता भावी ऋण चक्रों में बैंक बहियों को शोधित यानी क्लीन अप करने में सहायक हो सकती है। यानी कि समाधान निकालना चाहिए एनपीए की जो बढ़ रही है, तो क्लीन अप करने में सहायक हो सकती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनः पूंजीकरण भी बैंकों के लिए गुंजाइश पूंजी यानी कैपिटल कुशन को बढ़ाने और उन्हें अधिक ऋण देने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करने में सहायक हो सकती है। यहाँ पे इनको जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, उन्हें पुनः पूंजीकरण करने किया जाना चाहिए, यानी कि उनको बहुत पैसे दिए जाने चाहिए जिससे वो आगे ऋण वगैरह दे सकें। किंतु अशोध्य कर्ज का समाधान और पुनः पूंजीकरण इस समाधान का एक अंग मात्र ही है। लेकिन ये जो पुनः पूंजी, ठीक है, ये जो समाधान है, कर्ज देना, ये जो समाधान है बैंकों को, ये एक अंग मात्र है, ये पूरा समाधान नहीं है। क्यों? क्योंकि वे इस अनियंत्रित ऋण को रोकने में बहुत कम ही सहायक हो सकते हैं, जिसने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को उसकी वर्तमान दयनीय अवस्था में ला खड़ा किया है। यानी यही तो दिक्कत है कि वो ऋण देने के क्षमतावान होते हैं और यही चीज़ उनको एनपीए बढ़ा देती है। तो जब तक अधारणीय ऋण की समस्या के समाधान के लिए प्रणालीगत सुधार नहीं किए जाएंगे, तो यहाँ पे है कि इस समस्या का समाधान के लिए प्रणालीगत जो सुधार है, जो सिस्टमैटिक आपको सल्यूशन है, वो नहीं किए जाएंगे, तब तक भावी ऋण चक्र बैंकिंग प्रणाली का दबाव डालते रहेंगे। तो कुल मिलाकर आपको ये पैसेज में दिया गया है कि दिवालिया से लेकर संबंधित है, बैंकों की दिवालिया से लेकर के उसके कुछ उपाय दिए गए हैं, जिसमें है कि बैंकों को कर्ज दे दो, बैंकों का पुनः पूंजीकरण करो, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरीके से समाधान नहीं है, ये एक अंग मात्र है, उसका छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसके लिए पूरा सिस्टम को सुधार लाना चाहिए जिससे ये चक्र जो है वो सुधर सके, ठीक। तो अब हम देखते हैं पैसेज के क्वेश्चन को। यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कि बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण का संघन या अनुविरक्षण यानी मॉनिटर और सघन विनियमन केंद्रण सरकार को करना चाहिए। सरकार को करना चाहिए क्या? ऐसी कोई बात यहाँ पे लिखी नहीं गई है, ये हो गया कैंसिल। ब्याज की दरें निम्न रखी जानी चाहिए जिससे कि ये अधिक ऋण देने, ऋण वृद्धि को प्रोत्साहन करने और इनके लिए जारी किए जो आर्थिक गतिविधि को है बढ़ावा देने के लिए बैंकों को प्रेरित किया जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमको करनी है क्या, सिस्टमैटिक तरीके से सुधार, ठीक। तो ये भी हमारा कैंसिल। कई बैंकों को कुछ बड़े बैंकों में विलय करना चाहिए, ये भी बात कहीं नहीं लिखी गई। और अगर हम ये देखें कि सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है, ये एक सुधार हो सकता है, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं कि कुछ बैंकों को बड़े बैंकों में विलय करना ही बैंकों को लाभकारी बनाने और उसके खराब निष्पादन को रोकने का दीर्घकालिक समाधान है। चौथा क्या है कि अशुद्ध ऋण की समस्या के दीर्घकालीन समाधान के रूप में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में रचनात्मक सुधार आवश्यक है। रचनात्मक सुधार आवश्यक है, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक स्वरूप को चेंज करने के बारे में कह रहे हैं, तो हमारा डी हो जाएगा ऑप्शन सही, ठीक। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा इस लाइन में। अब यही बात इंग्लिश में कैसे है, यहाँ पे सीधा सीधा आंसर डी है, इसमें तीनों को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। अगर चौथा ये है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू मेक देम वाइबल एंड प्रिवेंट
देयर बैड परफॉर्मेंस। तो ये हमारा कैंसिल था, क्योंकि हम ये तो सीधे सीधे कैंसिल थे क्योंकि गवर्नमेंट की बात करी जा रही थी, नहीं है इसमें इंटरेस्ट देने और इन सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही थी, ये भी नहीं दिया गया। चौथा है इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिक्वायर्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर बैड लोन्स प्रॉब्लम। ठीक, ये हमारा सही है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में बात की जा रही है और यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात की गई। देखिए, सजेशन देना है, सजेशन आप हमेशा लास्ट में देते हो हर चीज़ का। हम एक जब जैसे हम आंसर राइटिंग लिखते हैं, क्या करते हैं कि पहले हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि दीज आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है, फाइंड आउट कर, देन उसका सल्यूशन बताते हैं कि ये सल्यूशन है, ठीक है, सजेशन देते हैं। तो क्या होता है, जब हम देंगे सजेशन तो वो होता है हमेशा लास्ट में। यहाँ पे आप देखो, लास्ट के फुल स्टॉप से लेके सेकंड लास्ट के फुल स्टॉप तक उसके बीच में आपको सल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि सल्यूशन या सजेशन, संदेश, ये सब चीज़ें हैं जो लास्ट में दी जाती हैं। तो अगर आप जल्दबाज में हैं और आप काफ़ी स्मार्ट बच्चे हैं और आप इन लाइनों को पकड़ करके भी अगर आप आंसर निकाल सकते हैं जहाँ लिखा हुआ है, अनलेस देयर आर सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स दैट एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अनसस्टेनेबल लेंडिंग, फ्यूचर क्रेडिट साइकिल विल कंटिन्यू टू स्ट्रेस द बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जो आपको दिख जाएगा कि सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स के बारे में बात की जा रही है। ठीक, तो इससे आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा लोगे और हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा नेक्स्ट पैसेज है पैसेज नंबर 4 और इसका देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है कि उप सिद्धांत को बेहतर दर्शाता है। तो जो ऊपर में ये सिद्धांत दिया गया है उसको सबसे बेहतर तरीके से कौन दर्शाता है, यानी कि क्रक्स है ये, ठीक है। ऐसी बात है जो इन ऊपर में दी गई बातों को एक लाइन में समेटने की क्षमता रखता है। यहाँ पे भी है कि जो बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है कोरोलरी, यानी कि निष्कर्ष है, ठीक है। यहाँ पे आपको निष्कर्ष के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये लाइंस जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किसका क्या मतलब निकलता है और वो कहाँ मिल सकता है, ठीक। ये प्रैक्टिस से आएगी और आपको ये आप अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आएगी। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत में समष्टि आर्थिक नीति का उद्देश्य, ठीक है, लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना है और ऐसी समष्टि आर्थिक नीति की किसी भी शाख, मौद्रिक हो या राजकोषीय, दूसरी शाखों के सक्रिय समर्थन के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती। ओके, चलिए इसका इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। इन इंडिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमी पॉलिसी इज़ टू इन्हेंस द इकोनॉमी वेलफेयर ऑफ द पीपल and any one wing of such micro policy, monetary, physical, cannot independently work without active support of another। तो इस पैसेज के कहने का जो अर्थ है कि माइक्रो इकॉनमी का जो है कल्याण करने में इस्तेमाल होना चाहिए लोगों का, इनकी नीतियों का, और इनके जो अलग अलग शाख है, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, इन लोगों का सबका समन्वय होकर के ही कार्य करने से ये बात बनेगी, ठीक है। अगर ये सक्रिय नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं कि क्या कहता है। हमारा जो पैसेज है वो नेगेटिव है, तो हमें देखना होगा कि हमारा ऑप्शन भी नेगेटिव ही हो, क्योंकि हमारे पास है निष्कर्ष निकालने के लिए। ओके, तो ये थोड़े से ट्रिक्स हैं जो पता चलते हैं। निष्कर्ष निकालना है तो उसका ही 1-2 लाइन होना चाहिए जो दिया गया है। तो खैर हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि केंद्रीय बैंक सरकार से स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकता। ये भी नेगेटिव ऑप्शंस हैं, ठीक है, हम रखते हैं। ऑप्शन बी कहता है कि सरकार को वित्तीय बाजारों और संस्थाओं का सघन विलय करना चाहिए। ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है पैसेज में, जी हमारा कैंसिल हो जाएगा। सी कहता है कि बाजार अर्थव्यवस्था सरकार की समाजवादी नीतियों के संगत नहीं है। ये भी नेगेटिव है, पर इसमें क्या कह रहा है कि बाजार जो अर्थव्यवस्था है, ठीक, सरकार की समाजवादी नीतियों के संगत नहीं है। तो इसमें बाजार अर्थव्यवस्था जो है, ठीक है, उसके कंट्रोल करने की जो 3 दी गई, यहाँ पे कंपेयर किया ही नहीं गया है इनके बीच में हमारे पैसेज में, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। डी ऑप्शन जो कहता है कि लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। ये आपको लगेगा ना कि ये आंसर सही है, ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है। पता है क्यों? यहाँ पे लोगों के आर्थिक कल्याण के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, उसमें सुधार की आवश्यक है, ये भी बात की जा रही है, लेकिन ये कैंसिल क्यों है? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि निष्कर्ष क्या है,
जो ऊपर में लिखा है वो उसका क्रक्स 1-2 लाइन में क्या है, ना कि समाधान क्या है, आगे की राह क्या है, ठीक है, सुझाव क्या है। अगर इस तरीके की बातें होती तो हमारा आंसर ये सही होता, ठीक है। लेकिन हमारा ये आंसर सही नहीं होगा क्योंकि इस बारे में नहीं है। यहाँ पे दिया गया है कि जो भी इनकी आर्थिक नीति है, उनकी शाख हो, मौद्रिक हो या राजकोषीय हो, दूसरी शाखाओं के सक्रिय समर्थन के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती है। तो ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको ए है कि केंद्रीय बैंक जो है सरकार से स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकता है, ये हमारा है आंसर। क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ है निष्कर्ष, हमको इसको ही निष्कर्ष में दर्शाना है, ना कि हमको सुझाव देना है। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। यही बात यहाँ पे भी लागू होती है। द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमारी सही हो जाएगी बातें, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट और फिजिकल मार्केट के बीच में कोई भी ऐसे बात नहीं कही गई है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया था। और मार्केट इकॉनमी और सोशल पॉलिसी, इसके बीच में कंपैरिजन भी नहीं किया गया है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया था। फिजिकल फाइनेंशियल सेक्टर्स रिफॉर्म आर रिक्वायर्ड फॉर द इन्हांसिंग द इकॉनमी वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर के बारे में बात की गई है ऊपर में, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें सुझाव नहीं निकालना है, ठीक, हमें निकालना है निष्कर्ष, कोलरली, ठीक, क्रक्स क्या है। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन हो गया सही। ये है हमारा नेक्स्ट पैसेज, ठीक है, पैसेज 1, और ये है हमारा क्वेश्चन कि केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो जो मेन थॉट है, मेन आइडिया है इस पूरे इसमें घूम रहा है, जिसके ऊपर बेस्ड है ये पूरा पैसेज, वो सबसे बेस्ट क्या है जो दिया गया है ऑप्शन है, ठीक है। यही बात यहाँ पे भी कही गई है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पैसेज कहता है हमारा कि हार्वर्ड और MIT जैसे सर्वोत्तम विश्वविद्यालय, उनके वेतन पत्रक, पेरोल जो है, पर वास्तव में कुछ उत्कृष्ट अध्यापकों की सुविधा होने के बावजूद फ्लिप कक्षा प्रारूप को तेज़ी से अपना रहे हैं। ओके, अभी देखेंगे कि ये टर्म जो है वो क्या है यहाँ पे। जहाँ विद्यार्थी घर बैठे वीडियो व्याख्यान सुनते हैं और कक्षा के समय में अपने ज्ञान का अनुप्रयोग, समस्याओं का समाधान, उदाहरण पर चर्चा करना आदि करते हैं। यानी कि पेरोल पे हैं कुछ अध्यापक, ठीक है, और घर बैठे जो है ये फ्लिप कक्षा के अंतर्गत ये होता है कि विद्यार्थी घर पे बैठे रहते हैं, उनकी व्याख्यान सुनते हैं और उससे जुड़े जो समाधान है, चर्चाएं हैं, वो क्लास में आके करते हैं। प्रोफेसर उस चर्चा को संचालित करते हैं और आवश्यकता अनुसार अपने विचार देते हैं, उन अंशों को स्पष्ट करते हैं जो विद्यार्थियों को अस्पष्ट प्रतीत होते हैं और उन्हें ऐसे उन्नत विचारों से अवगत कराते हैं जो प्रासंगिक हों। इन विश्वविद्यालयों ने अपनी वीडियो व्याख्यानों को पूरे विश्व में सबके लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया है। वे संपूर्ण विश्व के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को एकीकृत करके अपने अध्यापन में शामिल करने, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त खंडों को लेकर के उसके आधार पर पैकेज तैयार करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के इसमें ये बात लिखी गई है कि फ्लिप क्लास ज़्यादा ट्रेंड में है और उन्होंने जो व्याख्यान वाली क्लासेस होती हैं वो संचालित करते हैं, वो घर पे बैठ कर के सुनते हैं लोग और इसकी व्याख्या करके क्लासेस में करते हैं। अब ये बहुत अच्छा विचार है और जिसमें जो कन्वर्सेशन होती है, चर्चाएँ होती हैं, उनमें प्रोफेसर भी पार्टिसिपेट करते हैं और उनका करेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और इन व्याख्याओं को जो है पूरे विश्व में सबके लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है और इन पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन एकीकृत करके अध्यापन के लिए इस्तेमाल करने की बात कही गई है, ठीक। तो अब इसके आधार पे देखते हैं कि क्या दिया गया है ऑप्शन। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है, पहले ऑप्शन से पहले बता दूं कि ध्यान रखना है कि हमें जो मेन आइडिया है वो क्या है, केंद्रीय विचार क्या है, इस चीज़ को लेकर के चलना है आगे, ऑप्शंस पे ध्यान देने। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि पारंपरिक पद्धति की तुलना में कक्षा शिक्षण संचालित करने की ऑनलाइन पद्धति से विश्वविद्यालय की क्षमता बेहतर होगी। हाँ, बेहतर तो होगी, पर क्या ये मेन आइडिया है, हमें और देखना होगा। बी है कि विषय वस्तु में कोई कमी किए बिना उच्चतर शिक्षा सहजता से और कम व्यय में उपलब्ध कराई जा सकती है। हाँ, ये भी इस पैसेज का मेन आइडिया निकल रहा है कि
कम व्यय में भी उच्च शिक्षा मिल सकती है। तो फिर हम सी पे मूव करते हैं कि हमें उच्चतर शिक्षा से संबंधित आधारित संरचना में अधिक निवेश करने की आवश्यकता नहीं है, और तब भी हम बेहतर मानवीय और सामाजिक पूंजी विकसित कर सकते हैं। तो ये आपको ठीक लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो नेगेटिव साउंड कर रहा है कि अधिक निवेश करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं, और वो भी किसी एक जगह उच्चतर शिक्षा से संबंधित। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निवेश करने की होती है, ऐसे निवेश करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है, ये हमारा मेन पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चेस में की ज़रूरत होती है, तब आप जा कर के कोई ऐसी व्यवस्था बनाते हो, कल को कुछ और बेहतर बना सकते हो। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। डी क्या कहता है कि उच्चतर शिक्षा में निजी क्षेत्र के संस्थाओं के साथ साथ कोचिंग संस्था इस अवसर का लाभ ले सकती हैं और फल फूल सकती हैं। और ये हो सकता है, बट क्या ये मेन आइडिया है, क्या ये सेंट्रल आइडिया है? क्या हम कोचिंग संस्थाएं फले फूले इसलिए हमने ये क्लासेस को इस तरीके से डिज़ाइन किया है? नहीं, ये कैंसिल है। इन दोनों में से बेहतर क्या है, ठीक है, जो वास्ट बता रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। कैसे? क्योंकि इसमें लिखा है कि विषय वस्तु में कोई कमी किए बिना उच्चतर शिक्षा सहजता से और कम व्यय में उपलब्ध कराई जा सकती है। यहाँ पे सिर्फ विश्वविद्यालय की क्षमताओं को बेहतर करने के बारे में दिया गया है, तो ये ज़्यादा व्यापक है, तो हमारा बी हो जाएगा ऑप्शन सही। ये चीज़ यहाँ है कि हमारा सी ऑप्शन तो गलत हो गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन और इनसे रिलेटेड बेहतर बनाने का बारे में बता रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आप हायर कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे, तो ये गलत हो गया था। दूसरा था हमारा कि प्राइवेट सेक्टर जो इंस्टीट्यूट हैं उनको बेनिफिट हो सकता है, वो भी बेनिफिट उठा सकते हैं, तो वो भी हमारा गलत हो गया था। ए जो था हमारा कि एफिशिएंसी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वुड बी बेटर इन ऑनलाइन मोड ऑफ कंडक्टिंग क्लासरूम ट्यूशन्स एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल मैथड। ये था, लेकिन ये सिर्फ हमारा जो है यूनिवर्सिटी तक ही था, तो ये हमारा इस हिसाब से कैंसिल हो गया था, और हमारा बी ऑप्शन सही हो गया था, क्योंकि यहाँ पे था अवेलेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन कैन बी मेड ईजियर एंड चीपर विदाउट डिल्यूटिंग द कंटेंट, ठीक है। और यही बात यहाँ पे आपको दिखेगी इस पैसेज के लाइन में, दीज यूनिवर्सिटी हैव मेड देयर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल फ्री एनीवन फॉर इन द वर्ल्ड, और आगे की कुछ कुछ लाइनें, ठीक। चलो, ये हमारा नेक्स्ट पैसेज, जहाँ आप पैसेज के आधार पे ये ना समझना कि इंग्लिश वाला मैं ऐसे ही से जाने दे रही हूँ, मैं समझ के आधार पे आपको वहाँ बता रही हूँ कि अगर आप इसमें समझ विकसित कर लेते हो एक तरीके से, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज में सुन करके आप समझ रहे हो, हिंदी में मैं पढ़ा दे रही हूँ और उसके मीनिंग को अगर मैं समझा रही हूँ तो सेम ही मीनिंग इंग्लिश में भी निकलेगा। उसके कुछ कीवर्ड्स या इस तरीके की बातें होती तो वो मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, उसके मीनिंग्स बताना बहुत ज़रूरी है, तो मैं वो बता देती हूँ, क्योंकि फिर एक ही बात को मैं अलग अलग भाषा में सिर्फ पढ़ करके बताऊँ तो कोई मतलब नहीं है ना। पैसेज 2 का हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है सर्वाधिक तर्क संगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो यहाँ पर निष्कर्ष पूछा है जो कि विवेकपूर्ण है, यानी कि आपके स्टेटमेंट जो है वो क्लोज होंगे, और इसमें से आपको बेस्ट जो लॉजिकल आंसर है वो निकालना होगा। यहाँ इंग्लिश में भी आपको लिखा हुआ है कि मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल जो है इन्फ्रेंस क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पैसेज में लिखा हुआ है कि हमारे नगर जनसंख्या के अधिक संकेंद्रण और अपर्याप्त आधारिक संरचनाओं के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुभेद हो गए हैं, यानी वनरेबल हो गए हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इनमें जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के निराकरण के लिए अभी तक कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई है। जीडीपी में हमारे नगरों का योगदान जो है 65% है, किंतु इनमें जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। वायु की गुणवत्ता, परिवहन आदि से संबंधित जो समस्याओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जो कि संधारणीय समाधान ढूंढने के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। हमें नगर योजना बनाने के कार्य में नागरिकों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है, और ऐसी परिस्थितियां तंत्र सृजन करना होगा जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करे। तो कुल मिलाकर के ये है कि जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, जिसमें जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ रहा है, और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का निराकरण करने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी होगी, जो अभी प्रणाली है नहीं। और जीडीपी में हमारा जो नगरों का योगदान है वो 65% है। उसके बाद भी वायु गुणवत्ता, परिवहन आदि सारी जो समस्याएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका संधारणीय समाधान ढूंढना हमारे लिए ज़रूरी है, और लोगों को भी क्या है सम्मिलित करना आवश्यक है, ताकि इस परिस्थिति के जो तंत्र है उसको बेहतर करना
मतलब किया जा सके। यहाँ संधारणीय समाधान का मतलब होता है सस्टेनेबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो हमारा कहता है कि हमारे नगरों में पर्याप्त स्वायत्ता के साथ सुस्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था का होना आवश्यक है। ओके, हमें याद रखना है कि यहाँ निष्कर्ष निकालना है, ठीक। निरंतर बढ़ता हुआ जनसंख्या घनत्व, ठीक, जनसंख्या घनत्व इस पैसेज का हिस्सा है। संधारणीय विकास करने के लिए यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए हमारी समस्याओं में बाधक है। हाँ, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी हमारे नगरों के रख रखाव और विकास के लिए हमें संधारणीय यानी कि जो सस्टेनेबल है संबंधित हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। ये सॉल्यूशन जैसा साउंड कर रहा है, ना कि निष्कर्ष जैसा। ओके, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। डी क्या कह रहा है कि भारत की आधारिक संरचना और संधारणीय संबंधित यानी कि सस्टेनेबल से जो संबंधित समस्याओं के लिए विकास की सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति व्यवहार्य दीर्घ अवधि समाधान है। यह गेन क्या है, समाधान के बारे में बात कर रहा है। समाधान नहीं निकालना है, हमें निकालना है निष्कर्ष, ठीक है, कि पैसेज का जो प्रॉब्लम भी बता रहा है, अगर प्रॉब्लम क्या है तो यहाँ पे प्रॉब्लम है बताई गई कि जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, संधारणीय समाधानों के लिए अति आवश्यक है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ सिर्फ नगरों के बारे में बात की जा रही है तो ये संकीर्ण है। निरंतर बढ़ता हुआ जनसंख्या घनत्व संधारणीय यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के हमारे प्रयासों में बाधक है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। हमें निष्कर्ष निकालना है, ना कि समाधान। तो समाधान के आधार पर ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। यही बात यहाँ पे इंग्लिश में है, जहाँ पे आपको ये हाईलाइट कर चुकी हूँ मैं। और हमारा जो ऑप्शन करेक्ट था वो हमारा ऑप्शन करेक्ट था बी। सी इसलिए कैंसिल था, मैंने रीज़न बता दिया था कि हमें सल्यूशन नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी सल्यूशन था कि क्या हो सकता है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया था। ये संकीर्ण हमारा ऑप्शन था। बी ऑप्शन हमारा सही था क्योंकि इसमें लिखा था इवन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ अ हिंड्रेंस इन आवर इफेक्ट्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यही बात यहाँ पे भी है कि पॉपुलेशन डेंसिटी आर इंक्रीजिंग इन देम और वी हैव नॉट येट डेवलप्ड द सिस्टम्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, ठीक। यहाँ पे लोगों को जोड़ना था लेकिन हमारा आंसर यहीं पे निकल जाता है। नेक्स्ट पैसेज है हमारा पैसेज नंबर 1 और इन्होंने दो पैसेज करके ऐसे दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि पूर्व धारणा निकालिए, ठीक है। पूर्व धारणा यानी कि असम्पशन, कल्पना कीजिए। जो भी दिया गया है पैसेज के अंदर आपको मटेरियल, उसके आधार पे आपको कल्पना करना है कि क्या बन सकता है, आगे की चीज़ें क्या हो सकती हैं। ये बात आपको यहाँ पे दी हुई है कि आप एज्यूम कीजिए असम्पशन क्या हो सकता है और आपको जो वैलिड असम्पशन है वो निकालने हैं। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। क्या कोई लोकतंत्र दीर्घ समय तक कल्याणकारी राज होने से बच सकता है? जन कल्याण को पूर्ण रूप से बाजार पर क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? बाजार और लोकतंत्र के बीच अंतर्निहित तनाव विद्यमान है। बाजार एक व्यक्ति एक मत यानी वोट के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता, ठीक है, नहीं करता है जैसे कि लोकतंत्र में होता है। कोई व्यक्ति बाजार में क्या ले पाता है, ये उसकी प्रतिभा, कौशल, क्रय शक्ति तथा मांग और आपूर्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। बाजार व्यक्ति के प्रयासों और कौशल का प्रतिफल होता है। तो बाजार जो है व्यक्ति की कौशल व प्रयासों का प्रतिफल होता है और बहुत सारे लोगों को समाज के निचले पायदान से ऊपर उठा सकता है, किंतु कुछ लोग को ऐसे कौशल के विकास के लिए कभी अवसर ही नहीं मिल पाता। बाज़ार में जिनकी मांग है, ऐसे लोग समानतः बहुत गरीब होते हैं। तो बाज़ार में जिनकी मांग है वो तो समानतः बहुत गरीब होते हैं और बहुत अक्षम होते हैं, अथवा इसमें कौशल विकसित करने में काफ़ी समय लगता है। बाज़ार नौकरियां सृजित करने के अकुशल लोगों की भी सहायता कर सकता है, किंतु पूंजीवाद हमेशा से बेरोज़गारी विस्फोट का साक्षी रहा है। ये बहुत अच्छी लाइन है कि पूंजीवाद हमेशा बेरोज़गारी विस्फोट का साक्षी रहा है। खैर, तो इस पैसेज में आपको दिया गया है कि लोकतंत्र में जो कल्याणकारी राज है होने इससे बचा जा सकता है कैसे, और इनमें दिया गया है कि जो बाज़ार हैं वो तय करती हैं कि बाज़ार में जो लोग हैं वो किस तरीके के होंगे, उनका उपभोग कैसे होगा, ठीक। तो कुछ लोग हैं जो अपने प्रयासों से, अपने स्किल से बेहतर प्रदर्शन करते हैं और बेहतर कमाते हैं,
लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकुशल हैं, ठीक है, गरीब हैं, अक्षम हैं, उनके लिए भी नौकरियां हैं, ठीक है, उनको स्किल प्रोवाइड करा करके लिया जा सकता है उनका काम, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है, ठीक है, लागत लगती है। तो अब यही बात इसमें कहा जा रहा है कि अकुशल लोग भी सहायता कर सकते हैं बाज़ार में, लेकिन पूंजीवाद जो है हमेशा से बेरोज़गारी विस्फोट का साक्षी रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या कहते हैं। फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो कहता है कि आधुनिक लोकतंत्र जो है वो बाज़ार की शक्तियों पर निर्भर करता है ताकि वे कल्याणकारी राज्य बन सकें। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो ये आधुनिक लोकतंत्र जो है बाज़ार शक्तियाँ, ये बिल्कुल कंट्रोवर्शियल वाले स्टेटमेंट है, क्योंकि ये पूंजीवादी जो है बाज़ार शक्तियों वाला अवधारणा है। तो ये हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 कैंसिल हो गया, तो ए और डी ये दोनों कैंसिल हो गए। बी देखते हैं। तो लोकतंत्रों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक पर्याप्त आर्थिक विधि को बाजार सुनिश्चित करते हैं। तो लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए लोगों का कल्याण ज़्यादा मायने रखता है, उनमें आर्थिक उनको बेहतर बनाने के लिए, ना कि बाजार विधियों पर ज़्यादा फोकस करने के लिए, ठीक है। तो वो विकास पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो हमारा बी जो है ऑप्शन वो भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। तो सी हमारा सही हो जाता है। जहाँ लिखा है कि आर्थिक विकास, देखिए यहाँ पे विकास के बारे में लिखा है। ये पीछे छूट गया लोगों के लिए सरकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता है, ताकि उनको कौशल प्रदान किया जाए, लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए नौकरियां सृजन की जाए। तो हमारा बी ऑप्शन होगा करेक्ट। यही बात यहाँ भी कही गई है कि स्टेटमेंट है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी रिले ऑन द मार्केट फोर्स टू इनेबल देम टू बी वेलफेयर स्टेट। तो ये हमारा डेमोक्रेसी जो है, मॉडर्न डेमोक्रेसी नहीं, जो कैपिटल जो होती है, कैपिटलिज्म, उस पे आधारित है। तो हमारा ए कैंसिल हो गया, तो डी और ए जो हमारा वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा जो है कि मार्केट इंश्योर सफिशिएंट इकोनॉमी ग्रोथ नेसेसरी फॉर द डेमोक्रेसी टू बी इफेक्टिव। तो ये भी हमारा नहीं है, ये भी वेलफेयर से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, ग्रोथ है, अपना इकोनॉमी को फोकस किया हुआ है। तो दो भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम आर नीडेड फॉर दोज लेफ्ट बिहाइंड इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये है हमारा लोकतांत्रिक और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पे। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा सही। यहाँ है पैसेज नंबर 2 और ये है उसका क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है कि केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शन करें, यानी कि जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है यहाँ पे, ठीक। और यही बात यहाँ इंग्लिश में है कि जो बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया, ठीक। तो चलिए हम जल्दी से पढ़ते हैं पैसेज को, क्या कहता है पैसेज। तो पैसेज में लिखा हुआ है, हमारे विद्यालयों में हम अपने बच्चों को भौतिकी, गणित और इतिहास तथा हमारे पास जो कुछ ज्ञान है, यानी कि फ़िज़िक्स, मैथ्स और हिस्ट्री, इनके बारे में सब कुछ पढ़ाते हैं जिन्हें जानने की आवश्यकता है। ओके, जिन्हें भी जानने की आवश्यकता है वो सब कुछ पढ़ाते हैं। किंतु क्या हम उन्हें देश में महामारी की तरह फैले जातिवाद की कड़वाहट के बारे में, हमारी भूमि के कुछ बड़े हिस्से को ग्रसित करने वाले सूखे के दुष्परिणामों के बारे में, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में, विकल्प के रूप में निरीश्वरवाद की संभावना, यानी कि जो आप ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हो वो वाली जो संभावना है आदि के बारे में शिक्षा देते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्या ये इन सब के बारे में हम पढ़ाते हैं? यह भी इतना ही महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक्स भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं कि हम उन प्रश्नों को पूछने की शिक्षा देते हैं अथवा उन्हें केवल निष्क्रिय रखकर हमारे प्रज्ञान ग्रहण करने की शिक्षा देते हैं, ठीक। जो बुकिश नॉलेज है उसको ही देने की शिक्षा सब दिया जाता है, या ये इन महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं, जेंडर सेंसिटिविटी है, जातिवाद है, ठीक है, इन सब के बारे में भी ज्ञान देते हैं या नहीं, पूछने का, सवाल पूछने का अधिकार देते हैं कि नहीं। तो विद्यालय की संवृद्ध यानी कोकुंड दुनिया से निकल करके अचानक ही किशोर किशोरी स्वयं को विश्वविद्यालय की उन्मुक्त दुनिया में पाते हैं या पाती हैं। यहाँ वो विचारों, प्रभावों और विचारधाराओं के द्वंद्व में रह जाते हैं, यानी कि जब वो स्कूल से निकल करके आगे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं हाई एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पे इनके इन विचारों से जब सामना होता है तब वो द्वंद्व में पड़ जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। यह संक्रमण उसके लिए कष्टदायी हो सकता है जिसे प्रश्न पूछने और राय कायम करने के लिए हतोत्साहित किया गया है।
तो ये उनके लिए कष्टकारी हो जाएगा कि जिन्होंने सवाल पूछे हैं या अपना राय कायम कर रहे हैं, तो उनको हतोत्साहित किया गया हो, यानी उनको उसी टाइम पे चुप करा दिया गया हो उनके सवालों पे। ये उनके लिए मतलब डिमोरलाइज़ करने वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे पैसेज में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बताया जा रहा है कि हम एक एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलने के बाद जो दुनिया में हो रही है, ठीक है, उन चीज़ों पे ध्यान दें, उन मुद्दों पे ध्यान दें, उन पे अपने विचार व्यक्त करें। खैर चलिए हम ऑप्शंस को देखते हैं कि क्या कहता है ऑप्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा कहता है, ध्यान रखना है कि केंद्रीय विचार यानी जो सेंट्रल आइडिया है उसके बारे में बात की जा रही है। तो पहला है कि विद्यालय पाठ्यक्रम बच्चों और अभिभावकों की अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं है। अनुकूल तो नहीं है, मतलब पैसेज के आधार पे हमको मेन आइडिया निकालना है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या कहता है? बी ऑप्शन कहता है कि शैक्षणिक उपलब्धियों पर बल देने से व्यक्तित्व और कौशल के विकास के लिए समय मिलता है। ओके। सी कहता है कि बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए तैयार करना शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये भी ठीक है, जापान में ऐसा करते हैं लोग। डी क्या कहते हैं कि बेहतर नागरिक बनने के लिए वर्तमान विश्व व्यवस्था शैक्षणिक विषय वस्तु के अतिरिक्त सामाजिक और जीवन साधक कौशल की मांग भी करती है। तो ये हमारा हो गया सटीक आंसर और वाइडल आंसर जो बीच में सेंट्रल आइडिया है। ओके, कि जीवन साधक कौशल की जो है वो भी डिमांड करता है आज की दुनिया में। भी सेम चीज़ दी गई है कि टू बी अ बेटर सिटीजन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर डिमांड्स सोसाइटियल एंड लाइफ कॉपिंग स्किल्स इन एडिशन टू एकेडमिक कंटेंट। तो डी हमारा सबसे मेन आइडिया को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा नेक्स्ट पैसेज है, पैसेज नंबर 1। और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से जो कौन सा कथन जो है सर्वोत्तम सार है, ठीक है, सार है यानी कि क्रक्स है, निष्कर्ष है। यही बात यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई है कि बेस्ट समअप्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, क्या है जो इनको 2 लाइनों में 4 लाइनों में जितनी भी लाइनें दी हुई है नीचे उतने में समअप कर देता है इस पूरे पैसेज के बारे में जो भी लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं। तो मध्ययुगीन व्यापारी चीन के बाज़ारों तक पहुंचने के लिए रेशम मार्ग यानी सिल्क कोड के खतरों का जोखिम उठाते थे। 15वीं शताब्दी में हल्के पाल वाले जो पुर्तगाली जहाज़ों ने ज्ञान की अपेक्षा स्वर्ण और मसालों की खोज में परिचित विश्व की सीमाओं से परे यात्रा की, ठीक है। तो ज्ञान और सीमाओं की अपेक्षा जो है आपको स्वर्ण और मसालों की खोज में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस की आगे। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हम हमेशा संसाधनों की खोज ही सरहदों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। ये बहुत अच्छी लाइन है, अगर कहीं लिखने को आया तो लिखा जा सकता है, बेटर है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखा तो हमें संसाधनों की खोज ही सरहदों की खोज करने के लिए प्रेरक रहा है। विज्ञान और जिज्ञासा कमज़ोर प्रेरक हैं, ठीक है, विज्ञान और जिज्ञासा जो है कमज़ोर प्रेरक हैं। चाहे सौरमंडल हो अथवा अंतर तारकीय अंतरिक्ष, आर्थिक इंजन का निर्माण ही जो है अंतरिक्ष को उन्मुक्त करने का एकमात्र साधन है। तो आर्थिक इंजन का निर्माण मतलब अर्थ को हम मतलब इकॉनमी को जनरेट करने के लिए हम सारा मेन जो दिमाग में रहता है कि हम अपनी इकॉनमी कैसे बूस्ट करें, हम कैसे डेवलप हों, उसको ही ध्यान में केंद्रित करके चीज़ें आगे बढ़ाई जाती हैं, इन सब की खोज की जाती है। अंतरिक्ष को उन्मुक्त करने का एकमात्र साधन है और संसाधनों का निष्कर्षण ही वह इंजन है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे बोला जा रहा है कि संसाधनों की खोज की जाती है, ठीक है, और विज्ञान और जिज्ञासा जो है ये उनसे कम इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब पैसेज को पढ़ते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी मानवीय प्रयास का प्राथमिक उद्देश्य धन का सृजन करना होता है। धन का सृजन होता है, प्राथमिक होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सर्वोत्तम क्या है। अंतरिक्ष हमारे भावी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगा, चाहे वो सौरमंडल में विद्यमान आर्थिक हो अथवा अंतर तारकीय अंतरिक्ष हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये बातें दी गई लेकिन ये सार नहीं निकलता है। ये अंतरिक्ष और में भी हमारा जो एक्सप्लोर करने का मेन जो कारण है वो आर्थिक है, इकॉनमी बूस्ट है। सी जो कहता है कि मनुष्य जो मुख्यतः आर्थिक प्रतिफल के लिए नई सरहदों की खोज करने के लिए प्रेरित होता है। तो ये किसी हद तक तो लग रहा है, पर डी देखते हैं कि कुछ लोगों के जोखिम लेने का व्यवहार ही धन सृजन का आधार होता है। डी हमारा बेस्ट ऑप्शन है कि हम आर्थिक प्रतिफलों के लिए ही नई सरहदों की खोज करने के लिए प्रेरित होते हैं।
यही बात यहाँ आंसर जो सी है कि ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स प्रिंसिपलरली बाय इकोनॉमी कंसिडरेशन। तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सही यहाँ पे। मीनिंग मैंने हिंदी में आपको समझा ही दिया है। सेकंड है हमारा स्टेटमेंट जो है और उसका क्वेश्चन कहता है कि दिए गए जो क्वेश्चन है प्रथम अंश में किस विचार का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे विचार के बारे में कौन सा थॉट प्रोसेस है वो काम कर रहा है प्रथम अंश में। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड इसी पैसेज से कि कौन सी आदत अच्छे लोगों में बहुधा पाई जाती हैं। ओके, यही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है कि फर्स्ट पार्ट में जो है वो दिया गया है द आइडिया विच। तो यहाँ पे आइडिया ही ढूंढना है कि द आइडिया विच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज मेंशन इज। तो फर्स्ट आइडिया क्या मेंशन किया गया है वो देखना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिट इज़ फाउंड मोर ऑफन इन गुड पीपल। तो गुड पीपल में जनरली कौन सी हैबिट पाई जाती है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। अधिकांश लोग सहमत होंगे कि शायद ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके जहाँ सत्य बोलने से अधिक हानि होगी जानबूझ करके असत्य बोलना गलत है। यहाँ तक कि सर्वाधिक सत्यवादी लोग संभवतः बहुत सारे असत्य बोलते हैं। संभवतः, ठीक है, बहुत सारा असत्य बोलते हैं जिन्हें अर्थ विशेषक यानी सिमेटिक्स असत्य माना जा सकता है। ठीक, उनके शब्द प्रयोग में कुछ मात्रा में असत्य होता है। उनका जो बात करने का तरीका है उसमें असत्यता भी पाई जाती है जो कमोबेश सोचा समझा होता है। मतलब कि वो सत्य या असत्य को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, वो सही भी बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हो गया कि किसी ने आपसे कुछ सवाल करा पूछा और आप उसका जवाब जो है कि मैं कुछ नेगेटिव बोलना चाह रहे हो, मना करना चाह रहे हो, लेकिन मना करने से पहले उसके जो तर्क है वो ऐसे आप दे रहे हो जिसके आधार पे सामने वाला सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। जो झूठ बोल रहे हो उस चीज़ को ऐसे सत्य रूप बना करके पेश करना कि सामने वाले को बुरा भी ना लग रहा हो, ठीक है। कि समबड़ी अगर प्रपोज करता है और आपको लगता है कि नहीं आप इसको इनकार करो, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। उस चीज़ को हर तरीके से रिएक्शन दे सकता है आदमी। बट आपने कहा कि नहीं आप बहुत ठीक हो, अच्छे हो, लेकिन मैं उस काबिल हूँ नहीं, इसलिए मैं इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकती वगैरह वगैरह। तो ये कई मायनों में असत्य हो सकता है, ठीक है, और सत्य भी आप बोल रहे हो, ठीक है। तो ये इस तरीके की बातें होती हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पे जो स्टेटमेंट का है ऑप्शन कि असत्य बोलने के संबंध में सहमति है। तो फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों को छोड़ करके जहाँ सत्य बोलने से अधिक हानि होगी जानबूझ करके असत्य बोलना गलत है। तो जानबूझ के असत्य नहीं बोलना है, सत्य बोलने से होने वाली हानि से संबंधित बात कही गई है। तो यहाँ पे असत्य बोलने का संबंध में सहमति है, नहीं। बी है कि सत्य बोलने के संबंध में असहमति है, आपको लगा, लेकिन ये नहीं। सी है सत्य बोलने के संबंध में असहमति है, नहीं। डी कहता है कि सत्य बोलने से होने वाली जो हानि के संबंध में असहमति है। तो ये डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर भी जो फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट हाफ के बारे में बात की जा रही है कि मोस्ट पीपल वुड एग्री दैट टेलिंग डेलिबरेटली लाइज इज़ रॉन्ग एक्सेप्ट perhaps in certain special situations where more harm will be done by telling the truth। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी आंसर सही हो जाएगा डायरेक्टली। डिसएग्रीमेंट अबाउट द हार्म इन टेलिंग द ट्रूथ। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन है वहाँ पे है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सत्य और असत्य को मिश्रित करना क्या है कि अच्छे लोगों में वधुता पाई जाती है। मतलब ये जो अच्छी आदत है वो पाई जाती है, वो क्या है। तो सत्य असत्य को मिश्रित करना, सत्य को असत्य के साथ अभिप्राय मिश्रित करना, तथ्यों का मिथ्याकरण करना, सत्य का संपूर्ण छिपाव करना। तो हमारा आंसर जो है वो बी सही है कि सत्य को असत्य के साथ समभिप्राय मिश्रित करना। कभी हुआ है कि शब्द प्रयोग में कुछ जो है मात्रा में असत्य होता है, ठीक है, सेमेटिक तरीके की बातें करते हैं वो सत्य असत्य को मिश्र करते हैं और जो कि सोचा समझा हुआ होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो बी सही हो जाएगा। यही बात यहाँ पे कही गई है बी कि
इंटेंशनल मिक्सिंग अप ऑफ ट्रूथ विद द फॉल्स, ये होता है। ये चीज़ लिखी हुई है कि व्हेन द मोस्ट truthful people probably tell a good many more lies that might be regarded as a semantic lies. Their use of words contain some measures of falsehood, more or less deliberate. तो यहाँ पे है कि वो सेमेटिक तरीके से लाई बोलते हैं जिसमें मिक्सअप होता है, ठीक है, कंटेंट का। तो यहाँ पे ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया कि बी है, कि इंटेंशनली मिक्सअप होता है ट्रूथ और फॉल्स का। तो ये हो गया हमारा 2021 का पेपर पूरी तरीके से ख़त्म, फिनिश, ठीक। और अब हम मूव करेंगे 2022 के क्वेश्चन पे, और जल्द ही हम 2023 के क्वेश्चन को भी करेक्ट कर लेंगे। तो अगर आपको कहीं पे भी कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको पूरे जो 2014 से लेकर के पूरा कॉम्प्रिहेंशन 23 तक देख डालेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्लीज़ 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 PYQs पे ही रिलाई करें, कोई कोचिंग सेंटर्स इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं बना पाती हैं, ठीक है। और कोचिंग सेंटर्स भी PYQs के वही पोर्शन को आपको दिखाती हैं शो करके जहाँ पे ट्रिक्स लग रहे होते हैं। यकीन मानिए, मैंने 2014 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कराए हैं, खुद सॉल्व किए हैं। वो हर जगह पे ट्रिक्स काम नहीं आती हैं, हर चीज़ का मिक्सअप बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। कि आपको एक सही मात्रा में जहाँ पे आपको ज़रूरत लगे तो आप पैसेज को पढ़ो भी, पैसेज के क्वेश्चन को समझो भी, क्वेश्चन के आधार पे आप पैसेज के किस पार्ट को अगर इम्पॉर्टेंट लग रहा है सिर्फ आप वही पढ़ें। कुछ मायने में ट्रिक्स काम आती हैं पर आप ये हर चीज़ में नहीं लगा सकते। जैसे 2021 के पेपर में आपको ऑप्शंस नहीं मिल पाएंगे इतना ज़्यादा कि आप उसको लगा पाओ, ठीक है। तो आप PYQs पे कॉम्प्रिहेंशन के लिए ध्यान दीजिए। और अगर आप मेरे PYQs को पसंद कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको पूरे PYQs मिल जाएंगे। और अपना सपोर्ट बनाए रखें, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।